छाया आसमान, देखो झूमता गगन, हे छाया आसमान, देखो झूमता गगन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल CV ज्ञानशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका होस्ट शैल बिहारी शर्मा और जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको मिलते हैं एजुकेशनल शैक्षिक वीडियो के साथ साथ ज्ञानात्मक, भावात्मक और धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के वीडियो। तो उसी क्रम में आज हम भरतपुर की शान, जाटों के शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो अपनी भव्यता, विशालता, उच्च स्तर के भवनों और बागों के लिए प्रसिद्ध है, जल महलों के लिए प्रसिद्ध है। क्या आप चलना चाहेंगे उस शहर में? चलो ले चलते हैं हम आपको जल महलों की नगरी डी। तो अब हम पहुंच चुके हैं जल महलों की नगरी डीग में और डीग के महलों के प्रवेश द्वार पर, जिसे सिंहपोल कहा जाता है। ये वैसे जो सिंहपोल है वो पूरा नहीं बना, 3 पीढ़ियाँ रहीं, पर फिर भी ये जो कलाकृतियाँ हैं यहाँ की अपूर्ण है, संरचना अपूर्ण है, इसको सिंहपोल कहा जाता है। सिंहपोल शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय जो परंपरा रही है उनमें किलों पर या महलों के आगे सिंह लगे होते थे, लेकिन यहाँ सिंह नदारद हैं। शायद ये अपूर्ण संरचना रही हो, इसको पूरा भविष्य में किया जा सके। तो चलिए अब हम आपको अंदर ले चलते हैं और फिर विस्तार से दिखाते हैं कि डीग के जल महल कैसे हैं। सोलहवीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये स्थान जाट सत्ता का केंद्र रहा था। सबसे पहले यहाँ जो राजा राम जी थे उन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके पश्चात बज्जा सिंह और चूड़ामन ने सत्ता संभाली थी। और इनके जो डीग के अलावा जाटौली और थून 2 अलग अलग राजधानियाँ थीं, वहाँ इनका शासन रहा। और जब जाटौली और थून सत्ता से हटे उस समय महाराजा बदन सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजा जय सिंह जो जयपुर के थे वहाँ उनसे जाकर मिले, उन्होंने उनको सामंत की उपाधि प्रदान की और अपना झंडा और अपना निशान इस्तेमाल करने की इनको अनुमति दी थी। फिर इसके बाद इन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भरतपुर से यहाँ किला और महल का निर्माण किया था, क्योंकि भरतपुर नज़दीक पड़ता था आगरा के, जहाँ मुग़ल आक्रमण करते रहते थे और उनको सताते रहते थे। उन्होंने युद्ध की बजाय मिलनसारता का परिचय दिया और मथुरा और अन्य रियासतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और अपने राज्य का विस्तार कराया। उसके पश्चात उनके जो पुत्र थे महाराजा सूरजमल, इन्होंने यहाँ एक भव्य महल का निर्माण कराया। जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो महाराजा सूरजमल और उनके पुत्रवर्ग की देन है। उन्होंने कई बार यहाँ इसका निर्माण कराया और हमारे जो प्रसिद्ध विदेश मंत्री रहे हैं नटवर सिंह जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि महाराजा बदन सिंह अनपढ़ थे
वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो भारतीय वास्तुकला भव्यता की बहुत अच्छी पहचान थी। मुगलों ने जब अपने यहाँ के कारीगरों को निकाल दिया था तो उन लोगों को यहाँ आश्रय दिया, और ये जितने भव्य और जो वास्तुकला में इतने शानदार महल हैं उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया। तो वे एक तरह से बहुत कला के पारखी थे। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ इन महलों में कितने जो फव्वारों का निर्माण कराया था, लगभग 2200 के लगभग फव्वारे जो एक साथ चल सकते थे, और इनके जो कैसे चलते थे बिना बिजली के, उस समय मोटर भी नहीं थी। किस तरह से इनकी वैज्ञानिक विधि पर आधारित जो संरचनाएं थी उनको हम दिखाएंगे जो गोपाल भवन में स्थित हैं। तो उनकी कला के प्रति जो प्रेम है वो देखते ही बनता है, और आज भी अगर इसको हम देखें तो इससे शानदार संरचना नहीं हो सकती। शानदार महल जो रणनीति रूप थी उससे भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो जितने भी जाट शासक रहे उनकी ये समर राजधानी रही थी, अर्थात वो जून से लेकर जुलाई और अगस्त में यहाँ रहते थे। हम बताएंगे आपको कि वो कहाँ रहते थे, क्यों रहते थे, और उस समय एसी जैसी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी ये महल इतने ठंडे कैसे रह पाते थे। ये सब आज भी आश्चर्यचकित कर देगी जब आप इन विधियों को देखेंगे कि किन पत्थरों का कैसी संरचना का निर्माण किया गया जिससे गर्मी में भी एक ठंडक का आवास हो सके। तो चलिए अब हम आपको ले चलेंगे यहाँ के सबसे बड़े भवन गोपाल भवन, और फिर हम आपको बताएंगे कि गोपाल भवन में आज भी ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया है जो आज भी वैज्ञानिकों को विस्मित करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए चलते हैं गोपाल भवन की ओर। अब हम खड़े हुए हैं गोपाल भवन के बिल्कुल ठीक सामने। यह इस डीग महल की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत और सबसे भव्य संरचना है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये एक मंजिला इमारत है, और इसके जो छज्जों को देखिए, ये देखने से बहुत छोटे लगते हैं पर कई कई मीटर बाहर निकले हुए हैं। और ये एक मंजिला इमारत है, लेकिन इसके अगल और बगल में बाएं और दाएं जो इमारत बनी हुई है वो 2 मंजिलाएं हैं। ध्यान से देखिए, ये 2 मंजिला इमारत आपको दिखाई दे रही होगी। ये 4 मंजिला इमारत है। एक मंजिल हमेशा पानी में रहती है। तो चलिए पहले उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, जो ये गोपाल भवन है वो एक विशेष प्रकार का भवन है। जैसा हमने पहले आपको दिखाया था, इसको सामने से देखने पर एक मंजिल दिखाई देती है, बाएं और दाएं के दोनों भवन 2-2 मंजिल के दिखाई देते हैं। लेकिन इसके जैसे ही बैक में आते हैं, अर्थात गोपाल सागर की ओर आते हैं, तो देखिए ये 4 मंजिल भवन है, लेकिन आपको 3 मंजिल दिखाई दे रही होंगी। ध्यान से देखिए, चौथी मंजिल इसकी पानी में डूबी हुई है, क्योंकि ये बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और ये पत्थर भी विशेष प्रकार का पत्थर है क्योंकि ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी को एब्जॉर्ब करके ये पूरे इस भवन को ठंडा करता है। इसलिए ये जाट राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहाँ वो सावन और भादों में आते थे। और देखिए, मैं मोनू पारासर से कहूँगा, हमारे जो कैमरामैन का कार्य कर रहे हैं, गोपाल भवन के देखिए बाईं तरफ सामन भवन है, अर्थात यहाँ श्रावण के महीने में राजा निवास किया करते थे। और इसी के गोपाल भवन के अगर अब आप आए दाहिनी तरफ तो ये भादों भवन है, अर्थात यहाँ राजा भादों के माह में, भाद्रपद में वो निवास करते थे, और यहाँ गर्मी के मौसम में भी सर्दी का मौसम का आभास करते थे, अर्थात ठंडक का आभास करते थे। ये पत्थर विशेष पत्थर है, अगर इसको पानी ना मिले तो भाई ये मर जाता है। और देखिए, गोपाल भवन के ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, एक विशेष टंकी बनी हुई है जो आज भी इतने 400 साल के बाद भी ये बिल्कुल अक्षुण्ण है, ये अब भी खराब नहीं हुई है। और इसकी पानी की जो क्षमता है उसका तो कहना ही क्या भाई। और इस इमारत के साथ जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, महाराजा बृजेंद्र सिंह के ज़माने में इसको बनाया गया था। इस महल की साफ़ सफाई के लिए स्वीपर यहीं से आता था और सफाई करके चला जाता था। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि महाराजा बृजेंद्र सिंह ने इसमें एक और चीज़ लगाई थी, आधुनिक गीजर। आधुनिक मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो बिजली से या गैस से चलने वाले गीजर हैं, लेकिन पहले देखिए विशेष संरचना थी यहाँ कि इसमें कोयला डाला जाता था। यहाँ कोयले से गर्म होकर जो गैस बनती थी वो इस टैंक के माध्यम से ऊपर जाती थी, और फिर ऊपर जो टंकी रहती थी
उससे पानी गर्म होता था और इसके अंदर महाराजा स्नान करते थे गर्म जल से। तो देखिए उस समय चाहे बिजली नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी ऐशो आराम के सारे सामान राजा महाराजाओं के पास थे। आपको आधार स्तंभ दिख रहे हैं जिनको छज्जा बोला जाता है हमारे यहाँ, वो लगे हुए हैं। यहाँ से देखने पर ये बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन ये कई मीटर लंबे हैं। और देखिए इनसे जो पत्थर लगा हुआ है जो पानी से, धूल से, धूप से इस भवन की रक्षा करता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको जो ये खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, मूल रूप से जब महाराजा बदन सिंह ने इसको बनवाया था, फिर महाराजा सूरजमल ने इसका रेनोवेशन कराया और जोरावर जी ने भी इसमें कुछ सुधार किए थे। लेकिन उस समय जो मूल बना हुआ था उस समय इसमें पर्दे लगे हुए थे। लेकिन महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जो विलायत से पढ़कर आए थे, बेल्जियम से पढ़कर आए थे, उन्होंने इस भवन में पर्दों के स्थान पर इन खिड़कियों को लगवा दिया था कुछ अलग करने के लिए। तो ये जो खिड़कियां आप देख रहे हैं वो महाराजा ब्रजेंद्र सिंह ने बहुत बाद में लगवाई थी। इस गोपाल भवन के दक्षिण में भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। और ये प्रतिमा स्पेशल इसलिए है कि ऐसी जो प्रतिमा है मैं अभी आपको बताऊंगा कि पूरे भारतवर्ष में शायद कहीं नहीं मिलेगी। इस मंदिर की स्थापना 400 वर्ष पूर्व महाराजा ब्रजेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। और ये जो मूर्ति है वो हकीक नामक नग की बनी हुई है जो बहुत बहुमूल्य प्रतिमा है। और एक ही जो प्रस्तर है उससे तराशी गई मूर्ति है और इसमें 5 स्तर हैं जिनको मैं अभी मंदिर के अंदर लेकर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा विस्तार से। तो चलिए मंदिर के अंदर। इस विशेष मंदिर की स्थापना 400 वर्ष पूर्व कर्नल विजेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। और यह जो प्रतिमा है ये हकीक नामक नग की बनी हुई है जो बहुमूल्य नग होता है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और ये एक ही प्रस्तर से तराशा गया है, एक ही नग से तराशी गई मूर्ति है जो अद्वितीय है। शायद विश्व में कहीं ऐसी मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। तो इस अद्वितीय मूर्ति की मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और ये भी मैं बता देता हूं कि महाराजा ब्रजेश सिंह को यह मूर्ति जयपुर के जो राजा जय सिंह थे उनके द्वारा भेंट में प्रदान की गई थी। तो चलिए उस दिव्य मूर्ति के हम आपको दर्शन कराते हैं। ओम आपदाम फरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भयो भयो नमाम्यहम। ओम हनुमते नमो नमो। तो देख दर्शन कीजिए भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के, इनकी दिव्य मूर्ति के देखिए आप पहले दर्शन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इनके 5 भाग कैसे। सबसे पहले आप ऊपर से दर्शन कर रहे हैं, फिर मैं जैसे ही चरणों पे आएंगे फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो देखिए चरणों की तरफ ध्यान दें। सबसे पहले जो हनुमान जी के चरणों में पड़ी हुई हैं वो ऐरामण है। इनको पाताल की देवी भी कहा जाता है, कुछ लोग इनको पुरलिंगी भी जानते हैं। और जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो ऐरामण भगवान राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गए थे जहाँ से हनुमान जी उन से छुड़ा कर लेकर आए थे। और इनके बगल में ही जो प्रतिमा है वो भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का लघु रूप है, शिला रूप में, जहाँ इनको चोला चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए अब मैं इस पैर की तरफ आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ आपको एक काला सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो इस बात का प्रतीक है जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी मेघनाथ के द्वारा, तो उनको जीवित कराने के लिए, उनको मूर्छा से जगाने के लिए हनुमान जी जब संजीवन बूटी लेकर आ रहे थे और अयोध्या से ऊपर होकर जा रहे थे, तब भगवान राम के छोटे भाई भरत ने उन पर तीर चलाया था। तो वो तीर लगने से जब हनुमान जी घायल हुए थे, ये निशान उसी का प्रतीक है कि हनुमान जी के पैर में तीर लगा था भरत जी के द्वारा। अब मैं थोड़ा ऊपर चलता हूं तो देखिए हनुमान जी के दोनों कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण जी सवार हैं जब पाताल लोक से उनको लेकर आए थे। देखिए
और अब देखिए हाथ में, उनके हाथ पर आप जब निगाह डालेंगे तो ये संजीवन बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे। तो ऐसे दिव्य मूर्ति को बारंबार प्रणाम है। अब मैं जो आप झरोकों से देख रहे हैं निकलते हुए, ये नूरजहाँ का जो झूला है जिसको महाराजा जवाहर सिंह लूट कर लेकर आए थे, उसका ये आधार स्तंभ है, अर्थात इस झूले को आधार प्रदान करती हैं ये खम्भे नुमा आकृतियाँ। और इसको सुंदर बनाने के लिए इनमें इस तरह की कसीदाकारी की गई है जो मुगल कालीन सभ्यता को दर्शाते हैं। मुगल काल में ऐसी जो पच्चीकारी जिसको बोलते हैं वो की गई थी। जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो नूरजहाँ का झूला था, जिसको महाराजा सूरजमल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जवाहर सिंह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था वहाँ से लूटकर इसको लेकर आए थे। उसको ऐसा का ऐसा उखाड़ कर लेकर आए थे, उन पे नंबरिंग की गई थी और देखिए उनको उसी तरह से उसी नंबर के क्रम में इसको जमा कर इसका रूप दिया गया था। इसमें कहीं सीमेंट या कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया गया है, ये पूरी तरह से संगमरमर का बने हुआ है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, नूरजहाँ को भी ये झूला कहीं से गिफ्ट में मिला था। तो महाराजा जो सूरजमल की मौत का बदला लिया था उनके पुत्र ने, और वहाँ दिल्ली से बहुत सामान वो लूट कर लेकर आए थे। उनके आप कहें दरवाज़ों को, किलों को, झूलों को बिल्कुल तहस नहस करके उसको उसी तरह से नंबरिंग डालकर लेकर आए थे और आधा डीग में लगाया था और आधा भरतपुर के किले में और महलों में उसका प्रयोग किया गया था। यहाँ कुछ उर्दू में या फारसी में कुछ लिखा गया है जो हमारी भाई पढ़ाई में तो नहीं आ रहा है, ये वहीं से एज इट इज़ उखाड़ कर वो लेकर आए थे। और इस तरह से महाराजा सूरजमल की मौत का बदला उनके पुत्र जवाहर सिंह ने लिया था। आप अब जो ये भवन देख रहे हैं वो महाराजा सूरजमल के नाम पर निर्मित भवन है। महाराजा सूरजमल जैसा आप जानते हैं ये जाटों के एक बहुत प्रतापी राजा थे, जिन्हें जाटों का प्लूटो भी कहा जाता है। बहुत ही प्रतापी थे ये, अपनी सूरवीरता और हृदय जो दयालु हृदय उसके लिए प्रसिद्ध थे। ये जो भवन आप देख रहे हैं संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन मूलतः ये बलुआ पत्थर का बना हुआ था। और अब मैं पहले आप देख लीजिए, फिर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो नज़दीक आके अब आपको दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि संगमरमर से बना हुआ है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, ये संगमरमर से बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन ये जो संगमरमर है वो मूलतः भवन में नहीं था। ये जो महाराजा सूरजमल के पुत्र थे वो इसको लूट कर लेकर आए थे मुगलों से। जब उन्होंने दिल्ली का किला तोड़ा था तो वहाँ एक मदरसा था, उसकी दीवारों को वो उखाड़ कर लेकर आ गए थे। और दीवारों को भी इस तरह से उखाड़ कर लेकर आए थे कि प्रत्येक दीवार का जो जो पत्थर उखाड़ा जाता था उस पर नंबरिंग कर दी जाती थी और उन नंबरों को यहाँ लाकर उस नंबर के हिसाब से इनको लगाया गया था। देखिए यहाँ आपको गैप नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि वो नंबरिंग के हिसाब से इन पत्थरों में जो गैप बने हुए थे, ये जो गैप बने हुए थे वे आपस में खांचे थे, वो एक दूसरे में समा जाते थे। तो उन की दूरदर्शिता का देखिए कमाल कि वो नंबर डाल कर लेकर आए थे, जिसलिए कोई गफलत या गलती ना हो और वो शानदार महल बनकर तैयार हुआ था। बिल्कुल संगमरमर का है, पर मूलतः ये जवाहर सिंह जी जो महाराजा सूरजमल के प्रतापी पुत्र थे, उनके द्वारा मुगलों को हराकर, उनका किला तोड़कर, उनके मदरसे को तोड़कर इस पूरे पत्थर को कैसे लाया गया होगा और यहाँ फिर इसको सजाया गया है, लगाया गया है और महाराजा सूरजमल को ये समर्पित किया गया था क्योंकि वो महान योद्धा थे, हृदय सम्राट थे सब लोगों के। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय इतिहास में महाराजा सूरजमल को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। वो बहुत अतुलनीय योद्धा थे अपने आप में, इसलिए ये भवन महाराजा सूरजमल को समर्पित है। अब मैं इसकी जो कलाकृतियाँ हैं
उनको आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये मुगल कालीन जो कला है उससे प्रेरित है। और इनके जो मेहराब हैं और जो कढ़ाई है वो आप देख सकते हैं। लगभग 400 वर्ष इस भवन को हो गए, फिर भी अब भी इसमें चमक बाकी है। ये तो रखरखाव इतना बढ़िया नहीं हुआ है। हालांकि इसको 1971 में भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसने अपने कब्जे में ले लिया है। तब से भारतीय पुरातत्व विभाग ही इसकी देख रेख कर रहा है, लेकिन फिर भी अब भी ये काफ़ी दर्शनीय है, देखने लायक है। ऊपर भी देखिए गुंबद, यहाँ कोई आपको कंक्रीट का, चूने का, सीमेंट का कार्य नहीं दिख रहा होगा। ये सब पत्थर संगमरमर के नंबरिंग करके लाए गए, इनको जमाया गया। और जो देखो ये कीलें, ये अष्ट धातु से बनी हुई हैं। जो ऊपर जो कीलें लगी हुई हैं, अब भी इनमें कोई जंग नहीं है। इतने समय बाद भी, 400 साल के बाद भी इनमें कोई जंग नहीं है, क्योंकि अष्ट धातु से निर्मित है। और अष्ट धातु में जंग सामान्यतः नहीं लगती है। कहीं कहीं दरार आपको जरूर दिख रही होंगी, लेकिन अब भी बहुत शानदार है, भव्य है। मैंने आपको बता ही दिया कि महाराजा सूरजमल के जो पुत्र थे जवाहर सिंह जी, इस मुगल मदरसे को तोड़कर इस पत्थर को लेकर आए थे। और मदरसे में शायद हो सकता है छोटी छोटी संरचनाएं रही होंगी, इसलिए जो इस पत्थर को जब लगाया गया तो छोटी छोटी संरचनाओं में लगाया गया, क्योंकि इसको नंबरिंग करके लाए थे। अब यहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो शोर कर रहे हैं, खैर आप उस पर ध्यान ना दें। अब देखिए यहाँ इनकी फ्लोर में जो डिजाइनें बनी हुई हैं, ये पैत्रा शैली की मानी गई हैं। ये स्पेशल डिजाइन है जो पैत्रा शैली की हैं। इनमें चारों ओर को जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ये झरोके नुमा बने हुए हैं। और देखिए झरोके में यहाँ बैठकर हो सकता है उस समय रानियां या जो राजा हैं वो आनंद लिया करते होंगे। और यहाँ हर जगह जैसे भी आप बाहर निकलोगे यहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं, फव्वारे लगे हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस महल में चारों ओर लगभग 2200 फाउंटेन लगे हुए हैं, जो अपने आप में अनूठी बात है भाई। तो बहुत शानदार है, देखने लायक है, मजेदार है। एक बात जरूर देखनी पड़ेगी, जैसे ही आप किसी भी झरोके से बाहर निकलेंगे, किसी भी गेट से बाहर निकलेंगे, आपको फाउंटेन जरूर दिखाई देंगे। इसलिए जब भी राजा महाराजा या रानियां यहाँ बैठते होंगे, फव्वारों का आनंद जरूर लेते होंगे। फव्वारे कैसे कार्य करते थे उसको दिखाने के लिए चलिए अब हम आपको किशन भवन ले चलते हैं। अब आप जो दृश्य देख रहे हैं वो किशन भवन का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन फव्वारों को संचालित करने के लिए। फव्वारों को मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको बताऊंगा कि इस किशन भवन में ये जो इसकी मूल संरचना थी, महाराजा इसके अंदर बैठते थे। और देखिए ये जो तख्त जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वह स्थान है जहाँ आम व्यक्ति की समस्याएं सुनी जाती थी, उनका समाधान महाराजा यहाँ बैठकर किया करते थे। और मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि यहाँ भाई जब भीड़ अगर अधिक हो जाती थी जन समस्याओं को लाने वाले व्यक्तियों की, तो यहाँ टेंट लगाने के लिए बहुत उचित व्यवस्था की गई थी। तो देखिए उनके लिए लोहे के मजबूत कड़े लगे हुए थे। ये इस तरह की जो कड़े हैं, ये टेंट लगाने के लिए जो खम्भे लगाए जाते हैं उनके लिए ऐसे काफ़ी लगे हुए हैं। तो यहाँ जो विस्तृत जो एरिया है उसमें एक बड़ा सा टेंट लगाया जाता था, जहाँ महाराजा बैठकर
उन सभी व्यक्तियों की फरियादों को सुनते थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर देते। और जैसा पता है कि भाई जल महल है, सभी भवनों के आगे फाउंटेन तो लगे हुए हैं, जैसा अब भी यहाँ फाउंटेन लगे हुए हैं। आज भी ये फाउंटेन बिना किसी बिजली के, मोटर के और चलते हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही अद्वितीय है। इस भवन के ऊपर बहुत एक विस्तृत टंकी बनी हुई है, जिसकी माने तो 6 लाख गैलन पानी इसके अंदर आ जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले ज़माने में इसको मैं अभी दिखाएंगे कि जो गोपाल भवन है उसके पीछे गोपाल सागर है, उससे भरा जाता था। और पहले ये बैलों के माध्यम से या भैंसों के माध्यम से जो अलग पद्धति थी, ढलान से होकर वो पानी को लाते थे। और लगभग ऐसा माना जाता है 1.25 महीने इस टैंक को भरने में लग जाता था। आज भी जब इसको मोटरों के माध्यम से पाइप से पानी भरा जाता है तो लगभग 8 से 10 दिन लग जाते हैं। ये अपार क्षमता वाला टैंक है, जिससे ये जो फव्वारे हैं लगभग 2200 की संख्या में चारों ओर ये फव्वारे लगे हुए हैं। मैं एक जगह की नहीं कह रहा हूँ, आप चारों ओर देखेंगे, हर भवन के आगे पीछे जिस गेट से आप बाहर निकलेंगे, जिस झरोखे से आप बाहर देखेंगे, वहाँ ये फव्वारे लगे हुए हैं। और इन फव्वारों को संचालित किया जाता था, आनंद लिया जाता था तरह तरह के। और इन फव्वारों की क्रियाविधि समझने के लिए, अब चूंकि ये गेट बंद कर दिए गए तो हम इसको समझा भी नहीं सकते, वहाँ लगभग 400 पाइप लगे हुए हैं, जिनमें कपड़ा लगाकर लकड़ी की डाट लगाई जाती है। और जब ये फव्वारे साल में 2 बार चलाए जाते हैं, तब कुछ 10 से 15 व्यक्ति जो तैराक होते हैं वो तरह तरह की रंगों की पोटली लेकर अंदर जाते हैं। और उन पोटली को, उन डाट को निकालकर उनके ऊपर डुबो कर रंग छोड़ा जाता है। इसी कारण से तरह तरह के हर फव्वारे के, जैसा मैं नेपथ में आपको लगा के दिखा दूंगा, बगल की साइड में आप देख रहे हैं कि तरह तरह के एक के बाद एक में नीला है, एक में हरा है, एक में पीला है, इस तरह के फव्वारे चलाए जा सकते हैं, जो अपने आप में एक अनूठी संरचना है। तो इसके लिए कितना दिमाग, कितनी शैल वैज्ञानिकता उस समय भी रही होगी, ये देखने लायक बात है। बना हुआ है उसमें जाली की, पीपल की वो है जाली, व्यापारी नहीं करना, पानी छोड़ने के नाम। हाँ। पीपल की जाली, आगे एक हाथ ऊपर जाके मखमल के कपड़े में जब रंग होता है, हाँ। उस रंग की पोटली बांध कर जब इसमें छोड़ते, ताकि रंग इधर उधर ना फैले। तो देसी से कलाकारी वो, हाँ। और यूँ तो देखो अलग अलग सही है, एक के बाद एक नहीं, सब में एक जैसा कलर चलना चाहिए था। अलग अलग व्यक्ति, 10 से 15 व्यक्ति वही कार्य कर। अलग अलग पोटली छोड़ते हैं। हाँ, हवा में जाली लगी रहती है, वो पोटली रुक जाती है, रंग नीचे चला जाता है। तो देखिए सर ने अभी हमको बहुत ढंग से समझाया कि इसके जो अंदर पानी का जो बड़ा विस्तृत टैंक बना हुआ है, उसमें पीतल के बने हुए जो नोजल लगे हुए हैं, जिनमें डाट लगी होती है। और जब इन फव्वारों को चलाना होता है तो मखमल की बनी हुई पोटलियाँ होती हैं, जिनमें 10 से 15 तैराक उनको तरह तरह के रंग ले जाकर उन जो नोजल्स हैं उनके ऊपर इस तरह से डुबोया जाता है, जिससे तरह तरह के, हाँ, तो तरह तरह के जो रंग हैं वो इन फव्वारों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। और हाँ, एक एक नोजल से कहीं 3 से कहीं 4, 10 ये फव्वारे संचालित हैं। और जैसा मैं संख्या बता रहा था कि इसमें लगभग 2200 हैं, तो 2200 इसी महल या इस प्रांगण में ही नहीं, ये काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं। इस पूरे एरिया में लगभग 2200 हैं। और अब मैं आपको 12 दीवारी ले चलता हूँ, उसमें भी लगभग 136 जैसे मुझे बताया जा रहा है वो फव्वारे वहाँ चलते थे। तो चलिए हम आपको 12 दीवारी को दिखाने के लिए लिए चलते हैं। तो अब इस समय हम जो खड़े हुए हैं, जिसको केशव भवन के नाम से सामान्यतः जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम बारादरी भी है। ये राजाओं के लिए
आनंद लेने का स्थान था भाई। थे शाही शौक तो उनको होती थी कि इसमें जो 5 मेहराब हैं, आप जैसे देख रहे हैं, 1 इधर को 2 3 4 और ये 5 मेहराब हैं। और इसके सामने अगर बिल्कुल देखेंगे तो रूप सागर है भाई। और रूप सागर आप जानते हैं कि जो गोपाल भवन था उसके बैक साइड में है गोपाल सागर, और इस केशव भवन के जो साइड में जो अब इस समय देख रहे थे अभी आप, वो रूप सागर है। जब गोपाल सागर भर जाता था तो उसका पानी रूप सागर में आ जाता था, और रूप सागर जब भर जाता था तो जो इस के बगल में खाई बनी हुई है किले के, यहाँ ये डीग का किला है जो आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो इस डीग किले के चारों जो खाई बनी हो उसमें ये पानी चला जाता था। तो ये सुरक्षा का कार्य भी करता था। चलो किले को हम दिखाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम केशव भवन या रूप सागर के केशव भवन के बारे में आपको बता देते हैं। केशव भवन मूलतः शाम के समय राजाओं के द्वारा आनंद लिए जाने के लिए बनाया गया था। महाराजा यहाँ बैठ जाते थे। देखिए मैं एक बात और आपको बता दूं, जो ये ईंट हैं ये पहले नहीं थी, ये अब इसको क्योंकि ये खंडर अवस्था में आ चुका है लगभग, इसको साधने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए बाद में जोड़ी गई हैं। राजा यहाँ बैठ जाते थे। फिर देखिए यहाँ जो पाइप लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो पानी के फव्वारे लगे हुए हैं, इनसे प्रेशर से पानी निकलता था और ये दीवारों से टकराता था, और इतने प्रेशर से निकलता था, रंगीन फव्वारे चलते थे कि यहाँ एक पर्दा बन जाता था। मैं आपको बता दूं, इनसे जो पानी निकलता था, मैं यहाँ खड़ा होकर आपको और अच्छी तरह से समझा पाऊंगा कि यहाँ से जो फव्वारे चलते थे, ये ढेर सारे फव्वारे हैं। देखिए इन फव्वारों से जब पानी निकलता था तो इतनी प्रेशर से निकलता था कि यहाँ एक पर्दा बन जाता था। एक बात और मैं बता दूं कि पानी जब टकराता था वहाँ ऊपर इस छत से मेटल रखे हुए होते थे, और उनकी एक विशेष गड़गड़ाहट होती थी जो अलग ही मतलब जैसे बरसात के समय गड़गड़ाहट होती है उसका आवाज़ कराते थे। तो गर्मी के दिनों में भी बरसात की गड़गड़ाहट का आनंद राजा महाराजा ले सकते थे। तो ऐसे शाही शौक थे हमारे महाराजाओं के। तो देख लीजिए इस केशव भवन के या बारादरी के चारों ओर भी कितने फाउंटेन्स लगे हुए हैं, जिनसे रंगीन जब पानी निकलता था इतने प्रेशर से निकलता था कि एक पर्दा जैसा बन जाता था, जिसकी आड़ में राजा महाराजा आराम से लेटे रहते थे और शाम के समय का आनंद लिया करते थे। ये रूप सागर है भाई, और रूप सागर से मैं आपको दिखाता हूँ कि किले पर जो डीग का किला है उस पर जो लाखा तोप रखी हुई है वो भी आसानी से देखी जा सकती है। तो देखिए अब मैं कैमरे को करता हूँ फ्लिप और आपको दिखाता हूँ लाखा तोप। पहले जो ये तोप आप सामने देख रहे हैं ये एक सामान्य तोप है जिसका युद्ध में प्रयोग किया जाता था, और अब देखिए मैं फ्लिप करके आपको दिखा रहा हूँ, जूम करता हूँ। चलिए काफ़ी दूर है यहाँ से, फिर भी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये है लाखा तोप, और ऐसा माना जाता है इस तोप का वजन 1 लाख मन है, जैसा मतलब मैंने पढ़ा है और जैसी सूचना हमें मिली है। और इसको लगभग एक बार ही चलाया गया था। कुछ लोग कहते हैं आगरे के गेट को तोड़ने के लिए, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के गेट को तोड़ने के लिए। जो भाई अब वास्तविकता क्या है आप भी समझ सकते हैं। और आप अब देख रहे हैं, देखिए किले की दीवारों को, जिसके चारों ओर खाई बनी हुई है सुरक्षा की दृष्टि से, और उनमें पानी भी है, और डीग के बाहर मिट्टी के टीले भी बने हुए होते थे, जिससे बाहर दुश्मनों के द्वारा चलाए गए गोलों से इसकी रक्षा की जा सके। अब हम नंद भवन के सामने खड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि भाई जाट, अहीर और गुर्जर, इन 3 जातियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कुश्ती का। तो चूंकि ये जाट राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो जाट राजाओं को भी कुश्ती का बहुत शौक था। इस नंद भवन के अंदर लोग कुश्ती किया करते थे और राजा महाराजा उन कुश्तियों को देखा करते थे। इसके बीच में या कहीं अंदर अखाड़ा बना हुआ है, और जब वे पहलवान कुश्ती कर लेते थे तो उसके पश्चात उनके स्नान के लिए एक स्नानागार बना हुआ था इस तरह का। भाई ये एक स्विमिंग पूल कह सकते हैं, ये स्विमिंग पूल है। अब जैसा आप देख रहे हैं कि इस स्विमिंग पूल को पानी से भर दिया जाता था, वही रूप सागर का पानी आता था या नंद सागर का पानी आता था। और जब इस पानी को खिलाना होता था तो यहाँ
छिद्र बने हुए हैं या मोरियां जैसी स्थिति बनी हुई है, इन मोरियों के माध्यम से इस स्विमिंग पूल का पानी खाली कर दिया जाता था। और स्विमिंग करते समय एक बात और मैं बता दूं, स्विमिंग करते समय जब लोग थक जाते थे तो ये जो कुर्सियां नुमी आकृति बनी हुई है, 1 2 3 और 4 चारों कोनों में ये बनी हुई है, इनमें बैठकर वो आराम से रेस्ट कर सकते थे और पुनः अपनी स्विमिंग जारी कर सकते थे। तो ऐसा होता था शाही स्विमिंग पूल। डीग का जल महल सिर्फ एक वास्तुशिल्प संरचना नहीं है, यह उस समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है जिसे जाट राजाओं ने अपनी बुद्धिमत्ता और कलात्मक दृष्टि से विकसित किया। आज भी जल महल राजस्थान की शान है, वो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर साल ब्रिज महोत्सव के दौरान ये जल महल जीवंत हो उठता है, जब यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झील के किनारे उत्सवों का आयोजन किया जाता है। The fountains of Deeg Palace are not just ornamental, they are engineering marvels. Water was drawn from the nearby Roop Sagar and Gopal Sagar reservoir and circulated through an intricate network of pipes and cisterns. During festivals and royal celebrations, these fountains would come alive with streams of colorful water, creating a mesmerizing spectacle that left guests awestruck. Today, Jal Mahal is a cherished part of Rajasthan's rich heritage. It draws visitors from across the globe, offering them a glimpse into the grandeur of a bygone era. The annual Brij Mahotsav festival further brings the palace to life with cultural performance and celebrations. समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हरदेव भवन है। सूरज भवन के ठीक पीछे स्थित हरदेव भवन, जिसके सम्मुख 4 भाग योजना में ये उद्यान सा लगता है। मुख्य परिसर का मूल भाग वास्तव में प्रतीत नहीं होता है और ऐसा लगता है कि बाद में इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया गया हो। सूरजमल ने अपनी आवश्यकता और अभिरुचि के अनुसार इसका पुनर्निर्माण कराया था। भवन का दक्षिणी मुख्य भाग 2 मंजिला है, जिसके निचले तल में आगे की ओर निकला हुआ एक केंद्रीय कक्ष